साथियों नमस्कार। साथियों, अर्बन अफेयर्स विद पीके में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं पीके श्रीवास्तव और आज का विषय है सेंसस ऑफ इंडिया 2027, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट एक्सप्लेन्ड। भारत की जनगणना 2027, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव। साथियों, 2011 के बाद ये 2027 में ये जनगणना होने जा रही है, जो 2021 में इसको होना था, क्योंकि उसमें कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया था। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और नागरिकों के साथ-साथ जो हमारे संघ लोक सेवा आयोग के जो परीक्षार्थी हैं सिविल सर्विसेज के, पीसीएस एग्जामिनेशन के, प्रीलिम्स के और मेंस के, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। और मैं जो विषय इसमें मैं बताऊंगा जनगणना से संबंधित, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका महत्व है, वो शायद आपको किसी और वीडियो में ना मिल पाए। इसलिए साथियों, ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा और अंत तक देखिएगा, ताकि आपको इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। देखिए, इसमें जो एट ए ग्लांस एक नज़र में हम इसको पहले बताने का प्रयास करते हैं। जो सबसे पहली रेगुलर जनगणना हुई थी हमारे देश में, वो 1872 ब्रिटिश पीरियड में हुआ था। लॉर्ड मेयो जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस समय के, उनके द्वारा जो पहली रेगुलर जनगणना शुरू हुई थी वो 1872 में। और 1881 के बाद से हर 10 साल पे ये गणना हो रही है, जो जनगणना है। 2011 के बाद 2021 में होना था, लेकिन जैसा सबको पता है हम लोगों को कि कोविड की वजह से ये डिले हो गई और अब 2027 में होने जा रही है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और पहले चरण का डेट, दूसरे चरण की डेट, सब चीज़ें आ गई हैं। मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा। ये जो हमारे देश की, जो अगर हम ब्रिटिश पीरियड से गिने तो ये 16वीं जनगणना है, 16th सेंसस। और अगर इंडिपेंडेंस के बाद से अगर हम जोड़ें तो ये 8वीं जनगणना है, 8th सेंसस। अब देखिए, जो इस बार की जो खास बात है कि इसमें कास्ट बेस्ड इन्यूमरेशन का प्रोविजन किया गया है, जाति आधारित गणना। ये 1931 के बाद ये पहली बार ये जाति आधारित गणना यहाँ पे होगी। इसके पहले केवल एससी एसटी का आंकड़ा लिया जाता था, लेकिन केवल एज अ कैटेगरी, नॉट एज अ जाति। जाति आधारित गणना होगी, वो सेकंड जो द्वितीय चरण होगा, जो पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होगा, उसमें ये जो कैप्चर किया जाएगा। अब सेंसस है, ये हमारा जो संविधान का जो आर्टिकल 246 है, उसके अंतर्गत ये यूनियन सब्जेक्ट है। जैसे आप पता है संविधान में 3 सब्जेक्ट होते हैं, यूनियन सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, कॉन्करेंट सब्जेक्ट। तो ये हमारा यूनियन सब्जेक्ट के अंदर आता है, जो 7th शेड्यूल। 2027 की जनगणना है, ये पहली डिजिटल सेंसस है, फर्स्ट टाइम। अब जो पहले 2011 तक की जो जनगणना हुई थी, उसमें जो प्रगणक आते थे उनके पास पेपर शीट रहती थी, उसमें वो लिखते थे सारी सूचनाएं। अब लिखने वाला काम खत्म हो गया। अब उनके पास टैबलेट होगा या मोबाइल ऐप होगा, उसी के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम वो भरेंगे। अब जो इसका जो लीगल स्टेटस है जनगणना का, ये हमारा सेंसस एक्ट है 1948 और उसी के अंतर्गत सेंसस रूल्स बनाए गए हैं 1990। जो सेंसस एक्ट है उसका सेक्शन 3 एंड 17A, इसके अंतर्गत ये पूरा जनगणना वाला कार्य संपादित होता है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर, इनके द्वारा ये पूरा जनगणना का कार्य कराया जाता है। डिले हुआ उसकी वजह से हमें बहुत सारे हम लोगों की योजनाओं में हमारे पास डेटा नहीं है। जो डेटा है बहुत पुराना हो गया, 2011 के बाद 15 वर्ष बीत चुके हैं। माइग्रेशन है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर जो माइग्रेशन हो रहा है, शहरीकरण जो हो रहा है, जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, उसका हमारे पास सही डेटा नहीं है। हम लोग केवल अनुमान लगाते हैं कि भाई इतना हो गया होगा। फिर इसी ढंग से सोशल वेलफेयर की स्कीम में भी चूँकि सही आंकड़े नहीं हैं, सही जनसंख्या नहीं है हमारे पास, तो उसका जो लाभ है वो सही तरीके से हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उसका सही ढंग से प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन, जो हमारे वैक्सीनेशन के, टीकाकरण के कार्यक्रम चलते हैं, स्कूल इनरोलमेंट के कार्यक्रम चलते हैं, तो डेटा नहीं न होने की वजह से वहाँ भी दिक्कत आती है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा समय समय पर हमारे यहाँ जो
आपदा आती रहती है डिज़ास्टर के रूप में, तो उसमें भी हमारे पास चूँकि आंकड़े नहीं होते तो उसका जो बेहतर मिटिगेशन की प्लानिंग करने में दिक्कत आती है। जो हमारी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट है, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, तो इसमें कितना गैप है, कितने लोगों के पास ये उपलब्ध है, कितना अभी हम और करना है, तो ये भी सही आंकड़े नहीं हैं। एसडीजी एंड एनईपी टारगेट्स, जो एसडीजी गोल को ट्रैक करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आंकड़ों की ज़रूरत है, वो नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एनरोलमेंट एस्टिमेट्स, टीचर्स डिप्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित डेटा न होने की वजह से ये कठिनाइयाँ हो रही हैं। जो इस बार का सेंसस है उसको जो खास बातें हैं, इस बार जो बजट रखा गया है सेंसस में 11,718.25 करोड़ यानी 11,718.24 करोड़ का सेंसस का बजट रखा गया है। ये 2 चरणों में होना है। पहला चरण है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। ये 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 सितंबर 2026 में खत्म हो जाएगा ये। तो इसमें मुख्य रूप से जैसा नाम है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, जो बिल्डिंग है, हाउस होल्ड है, उससे संबंधित सूचनाएं इसमें कलेक्ट की जाएंगी। इससे संबंधित 33 क्वेश्चन 33 क्वेश्चंस जो पूछे जाने हैं वो भी रिलीज कर दिया गया है, नोटिफाई कर दिया गया है। इसके बाद का जो वीडियो है मैं उसी पे बनाऊंगा कि वो 33 क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उसके क्या सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो वो भी होगा, उसको आप देखिएगा। फिर जो अगला चरण है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, जो कि वास्तव में व्यक्ति की गणना होगी, जिसका नाम, एज, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, और इस बार उसमें जोड़ा जाएगा कास्ट एन्यूमरेशन, जाति की गणना इस बार जो जोड़ी जाएगी उससे पूछा जाएगा उसकी जाति। अब जो देखिए हमारे स्नो बाउंड हमारे जो स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरीज है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब में जो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन वाला काम सितंबर 2026 में पूरा हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो उस टाइम पे वहाँ पे गणना संभव नहीं होगी। और मोबाइल ऐप और सेंट्रल पोर्टल का इस्तेमाल होगा। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी एंड टारगेट्स, दोनों चरणों के लिए, पहला चरण जो हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस है और जो दूसरा चरण है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चनर होंगे। तो पहले चरण का जो 33 क्वेश्चन था वो नोटिफाई कर दिया गया है। अगले चरण का जो क्वेश्चनर है वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा। अब इसमें जो नया इनिशिएटिव है, जैसा कि है कि डिजिटल तरीके से होगा, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू होगा। देखिए जीपीएस जियो टैगिंग, यानी कि जिस भी मकान में जाएगा प्रगणक उसका जियो टैगिंग, उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये आ जाता है, ताकि पता लग जाता है कि एग्जैक्ट इस मकान में जब गया तो अगर बाद में किसी दूसरे मकान में जाएगा तो उसका लोकेशन अलग आ जाएगा उस पर, तो जो ओवरलैपिंग की समस्या होती है वो नहीं होगी। तो ये एक ट्रांसपेरेंट उसके लिए कि प्रगणक के ऊपर भी नज़र रहेगी, ट्रैकिंग होती रहेगी कि किस किस मकान में वो गया। तो ये पहली बार ये इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें एंड्रॉयड फ़ोन और iOS फ़ोन दोनों वर्जन में ये उपलब्ध रहेगा। और जो सेंट्रली जो पोर्टल है वो है सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS पोर्टल। ये डेवलप किया गया है जो पूरे इंटायर सेंसस प्रक्रिया को वो रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर करेगा। इसमें एक और सुविधा दी गई है कि जो लोग खुद ऑनलाइन अपना इन्यूमरेशन की जानकारी देना चाहते हैं तो जनगणना शुरू होने के पहले 15 दिन पहले दोनों चरणों में ये खोल दिया जाएगा पोर्टल। तो जो चाहे वो सेल्फ एन्यूमरेशन भी पोर्टल पर जाके कर सकता है। सेंसस से जुड़ा होता है डिलिमिटेशन, परिसीमन। तो प्रोविज़न ये था पहले कि जब भी जनगणना होगी उसके आधार पर जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं उसका परिसीमन किया जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉपुलेशन बढ़ने से उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का, उसके आधार पे जो विधानसभा के क्षेत्र हैं, लोकसभा के क्षेत्र हैं, वो परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन 1976 में इसको फ्रीज कर दिया गया। डिलिमिटेशन जब फ्रीज हो गया तो जो भी विधानसभा या लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने का भी काम रुक गया। तो आप सोचिए 50 वर्ष हो गए इसको फ्रीज हुए। इसके बाद 2027 की गणना के आधार पर ये जो आंकड़े आएंगे उसमें विधानसभा का, लोकसभा का, पार्लियामेंट्री एंड असेंबली सीट्स हैं वो उनका डिलिमिटेशन होगा।
अब इसी के साथ जुड़ा है वुमेन्स रिजर्वेशन। देखिए इसमें 2023 में रखा गया था बिल कि पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा। तो ये जो डिलिमिटेशन वाला काम और महिलाओं के आरक्षण वाला काम, ये जो 2027 की जनगणना है इसके आधार पर ये दिया जाएगा। 106वां अमेंडमेंट था जिसको वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 के नाम से जाना जाता है और इसका जो नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके अंतर्गत महिलाओं को लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ये ध्यान रहे कि जो राज्यसभा की जो सीटें होती हैं उसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होता है। डाटा फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग provides crucial demographic, social and economic data used for development planning, welfare schemes, health, education and infrastructure. Help track urbanization, migration trend, literacy, gender ratio, housing and access to public amenities. अब देखिए जो भी हमारे पास ये डेटा आएंगे 2027 की जनगणना के आधार पर, तो उससे जो डेमोग्राफी है, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो प्लानिंग की जाती है, जो वेलफेयर स्कीम है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवस्थापना सुविधाएं, इसके प्लानिंग करने में बहुत आसानी होगी। और जो हमारा शहरीकरण है, माइग्रेशन ट्रेंड है कि कितना लोग शहरों की ओर माइग्रेट हो रहे हैं या छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर, साक्षरता दर, जेंडर रेशियो, हाउसिंग एंड एक्सेस टू पब्लिक कम्युनिटीज़। देखिए जब जो हमारा PMAY स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके लिए भी डेटा की ज़रूरत पड़ती है कि भाई हाउसिंग की क्या स्थिति है। और जो पब्लिक कम्युनिटीज़ है, जन सुविधाएँ हैं, सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इन सब पे कितना लोगों की एक्सेस है लोगों का। फाउंडेशन फॉर गवर्नेंस, सेंसस डेटा सपोर्ट्स रिसोर्स एलोकेशन, सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। अब देखिए इसके पहले की जो जनगणना, जो पेपर बेस्ड जनगणना होती थी, उसके आंकड़े आने में 1 वर्ष से अधिक समय लगता था। अब चूंकि इस बार रियल टाइम पे मोबाइल ऐप पर ये सारे डिजिटल तरीके से डेटा कैप्चर किया जाएगा, तो ये उम्मीद है कि इसमें जो भी सेंसस डेटा बहुत ही कम समय में उपलब्ध हो जाएगा। तो ये हमारे देश के विकास के लिए, देश की विकास की योजनाएं बनाने में बहुत सहायक होंगी। इसके अलावा इसमें यह भी उद्देश्य है कि जो भी डेटा जैसे ही आएगा तो बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल पे, विलेज लेवल पे, वार्ड लेवल पे, टाउन लेवल पे, ULB लेवल पे जल्दी से जल्दी डेटा पहुंचा दिया जाएगा ताकि सबको प्लानिंग करने में आसानी हो। अब इसमें देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक है कि इसमें चूँकि बहुत बड़ा डिजिटल काम है, इतने लोगों को ट्रेनिंग देना डिजिटली, इसमें 18,600 टेक्निकल मैन पावर लगाए जाएंगे, 18,600, और इसमें 550 मैन डेज क्रिएट होंगे। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी इसमें सहायक होगा ये। देखिए कुछ चिंताएं हैं। चिंता क्या है कि हमेशा पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन होता है, इसी के आधार पर सीट का एलोकेशन होता है लोकसभा और विधानसभा में। तो जो हमारे नॉर्थ के स्टेट हैं उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ में सीटों की संख्या बढ़ेगी, और जो हमारे साउथ के स्टेट है, दक्षिण भारत के स्टेट, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। तो दक्षिण भारत के लोगों की चिंता है कि अगर पॉपुलेशन को ही केवल आधार बनाया गया डिलिमिटेशन का, तो उनकी सीटें वहाँ कम हो सकती हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण का काम ज़्यादा अच्छे ढंग से किया है। तो एक तो ये लोगों उनकी चिंता है। दूसरा जो कास्ट एन्यूमरेशन जोड़ा गया है, जो जाति जनगणना, तो इससे ये भी एक है, हो सकता है कि समाज के अंदर जातिगत विभाजन बढ़ सकता है, जातिगत जो वैमनस्यता है वो बढ़ सकती है, खास तौर पे जब इसका मिसयूज़ किया जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव के समय में इसका दुरुपयोग करती हैं और लोगों की भावनाएं, जातिगत भावनाएं या धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए का काम करती हैं अपने वोट बैंक के लिए। तो ये भी एक इसमें चिंता है। अब इससे हमारी सरकारें, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स कैसे निपटते हैं, ये देखने की बात होगी। तो साथियों, ये हमारा जो जनगणना
2027 है, जो कि जिसका पहला चरण अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और दूसरा चरण फरवरी में होगा। मुझे उम्मीद है कि ये प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आया होगा और आपसे अनुरोध है कि इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल में पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करिए और हमको फीडबैक अवश्य दीजिए अपना कमेंट के माध्यम से। साथियों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।